और जब मैंने रिजल्ट देखा तो सच बताऊं तो मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक पूरी जिंदगी बदल जाती है एक रिजल्ट के बाद। मैंने देखा है अक्सर बच्चे यही करते हैं कि जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगी तब तक मेंस पढ़ने का क्या फायदा, लेकिन ये सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होती है। हर टॉपर का एक ही मंत्र है, लिमिटेड सोर्सेस मल्टीपल रिविजन। भटकाव तब होता है जब दूसरे हमें भटकाते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सोशियोलॉजी यहाँ से क्यों पढ़ लिया, उसके इतने अच्छे नोट्स आए हैं, तुमने जल्दबाजी कर ली, सिनॉप्सिस भी बना ली, अब दूसरे नोट्स ले आओ। और उन्होंने कहा था कि अगर आपका चयन नहीं होता है तो वो सरकार की नाकामयाबी होगी। उन्होंने बकायदा रिव्यू पेज पर लिख कर दिया था 100% सिलेक्शन। मैंने कहा था कि भोजन की थाली से लेकर माथे की लाली तक, शरीर की लंबाई से लेकर स्वभाव की मोटाई तक, मन के विचारों से लेकर व्यवहार के आचारों तक, मैं मान ही नहीं सकती कि शॉर्ट नोट्स के बिना किसी की कैसे मेंस निकल सकती है। प्रिपरेशन जब कर रहे थे आप, इस टाइम सबसे बड़ा डर क्या था आपका? डर यही था कि कभी सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या। मम्मी उस वक्त रोटी बना रही थी और जैसे ही मैंने कहा मैं डीसी बन गई तो रोटी जल गई। मम्मी वहीं छोड़कर आ गई। ये लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं इन सब चीजों से कि पोस्ट कम है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, डेट्स नहीं आ रही हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, 87-13 का मुद्दा चल रहा है। हर्षिता दवे का अगला कदम क्या होगा डेप्यूटी कलेक्टर बनने के बाद? मेरा अगला कदम यही होगा, लक्ष्य ये नहीं था कि डेप्यूटी कलेक्टर बनना है। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में एमपीपीएससी 2024 का रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही आया है, तो उसके साथ में हम पहला ही पॉडकास्ट शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम जिनका पॉडकास्ट करने जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं आपको। वो डेप्यूटी कलेक्टर बने हैं और उनका रैंक जो है 5th रैंक है, और अगर फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में 1st रैंक है उनका डेप्यूटी कलेक्टर में। काफी कुछ आपको इस पॉडकास्ट में सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने का मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में, लिमिटेड टाइम में इन्होंने सिलेक्शन लिया है, वो भी डेप्यूटी कलेक्टर के पद पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी, ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है हर्षिता आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मंच दिया ताकि मैं दूसरे अभ्यर्थियों से बातचीत कर सकूं और अपने अनुभव साझा कर सकूं। अब हम 2 दिन पीछे जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन क्या कुछ हुआ? वो दिन ऐसा होता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अचानक से मैं 25 की मेंस की तैयारी ही कर रही थी और पढ़ते पढ़ते ही मेरा रिजल्ट आया। अचानक से कॉल्स पे कॉल्स आने लगे और जब मैंने रिजल्ट देखा तो सच बताऊं तो मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है एक रिजल्ट के बाद। सब लोग बहुत खुश थे, परिवार में बहुत खुशी थी, दोस्त बहुत खुश थे, मेरे शिक्षकों और मेरे मार्गदर्शकों ने मुझे बहुत साथ दिया, वो लोग बहुत खुश थे। और आप देख सकते हैं वो खुशी मेरे चेहरे पर भी आज झलक रही है। अच्छा, पता कैसे चला था आपको रिजल्ट का? और उस टाइम आप ही ने सर्च किया था, क्या क्या चल रहा था माइंड में जब पता चला कि रिजल्ट आया है? मेरे जो एक सहपाठी हैं जिनके साथ मैंने पीएससी की तैयारी की है, उनका मुझे कॉल आया था कि रिजल्ट आ गया है 2024 का और तुम्हारा चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ है। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा जल्दी मुझे भी रिजल्ट भेजो, मुझे देखना है। और मैंने फिर जब वो पीडीएफ खोली तो उसमें लिखा हुआ था हर्षिता दवे, और वो नाम देखकर मुझे समझ आया कि मेरे जो परिश्रम था 2 साल का, उसका फल आज ये मुझे इस रूप में मिला है। अच्छा, पहले उम्मीद थी आपको कि आपका नाम पीडीएफ में होगा, वो भी डेप्यूटी कलेक्टर के पद पे? देखिए, पीएससी के जो रिजल्ट है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कोई कह नहीं सकता कि क्या होगा। आप क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मेंस मेरा काफी अच्छा रहा था। और मैं जिक्र करना चाहूंगी कि पेपर 5 और 6 स्पेशली, लोग 1 to 4 पेपर पर तो हर कोई ध्यान देता है, लेकिन मेरी मम्मी चूंकि हिंदी की शिक्षिका हैं, तो मेरा हिंदी बहुत अच्छा था। मेरी हिंदी पर पकड़ इतनी मजबूत है कि अभी हाल ही में जो मैंने 25 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उसमें अभी जो मेरे टेस्ट का रिजल्ट आया था उसमें मेरे 169 मार्क्स थे 200 में से हिंदी में। तो मेरी हिंदी पर पकड़ मजबूत थी, तो मुझे पता था मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। निबंध मजबूत इसलिए था क्योंकि मैं बचपन से डिबेटर रही हूँ, और ऐसा अक्सर हो जाता था कि जब टॉपिक आते थे उसमें कोई एक टॉपिक ऐसा होता था जो मैंने भाषण के रूप में बोल रखा होता था, तो मुझे वो लिखने को मिल जाता था। और जो निबंध की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे भाषा पर पकड़, विचारों का प्रवाह, विचारों की मौलिकता और शब्द चयन और रचनात्मकता, इन चीजों पर मैंने ध्यान दिया।
और 1 to 4 पेपर मेरे बहुत अच्छे रहे थे, तो मेंस में मुझे विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है आपका व्यक्तित्व और आपकी भाषा शैली, आपकी बोलने की कला, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो उस पर मैंने बहुत काम किया था। और चूंकि मुझे वक्तृत्व कला में रुचि थी, तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा था, तो मुझे विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इतने अच्छे पद पर और इतनी अच्छी तरीके से इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात बिल्कुल, क्योंकि बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है कि आपको इतने कम समय में है। जी। आपने सिलेक्शन लिया, वो भी डीसी हुआ। तो थोड़ा सा मैं अभी पीछे ले जाना चाहूंगा आपको, यानी कि जो आपके बारे में जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, और देन कब माइंड में आया कि मुझे पीएससी में जाना है। जी, मैं जब 11th क्लास में थी, तो मेरी एक मैम ने मुझे कहा था कि तुम इतना अच्छा बोलती हो, इतना अच्छा लिख लेती हो, पढ़ लेती हो, एक बार ट्राई करो पीएससी यूपीएससी में। तो दिमाग में तो उस वक्त बैठ गया था, लेकिन औपचारिक रूप से तैयारी मैंने सेकेंड ईयर में प्रारंभ की, जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। बीए मैंने किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं। और सेकेंड ईयर में मैंने कोचिंग ज्वाइन की, आजाद P3 एकेडमी, और वहां से मेरा बेस बना। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी प्रारंभ की, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, आप अपने शिक्षकों को झूठ बोल सकते हैं, अपने मित्रों को झूठ बोल सकते हैं, अपने परिवार को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा को कभी झूठ नहीं बोल सकते। आपकी अंतरात्मा गवाह होती है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं। तो सेल्फ स्टडी पर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और मैंने तैयारी सेकेंड ईयर के बाद बहुत अच्छे से प्रारंभ की, और आज लगभग 2 साल मुझे हो गए हैं तैयारी करते हुए, और उसके बाद ये परिणाम आया है। पहले आप मुझे ऐसे मिल रहे कि इतने कम समय में 2 साल में इतनी अच्छे से तैयारी और इतनी अच्छी रैंक लेके आए। जी। अब शुरुआत करते हैं, आपकी जर्नी बताइए मुझे, जी। क्या क्या सेक्रीफाइस हुए इस प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि सिलेक्शन तो हर कोई लेता ही है, बट उसके पहले की जो कहानी रहती है वो अलग ही सेक्रीफाइस रहता है। क्या क्या चीजें आपको खोना पड़ती हैं, क्या क्या त्याग करने पड़ते हैं, उसके बाद ही फाइनली आप जो आज पीडीएफ पे नाम देख रहे हैं वो आपको मिलता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सबको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरा सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो यही था कि मैं बहुत सामाजिक रही हूँ बचपन से। मेरा 4 से 5 दिन में एक बार ऐसा मौका आ जाता था जब मुझे मंच पर बोलना होता था। मैं बहुत शौकीन हूँ मंच पर बोलने की, लोगों से मिलने की, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, बहुत सामाजिक रही हूँ मैं। लेकिन जब आपको पढ़ाई में कंसिस्टेंसी चाहिए, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सामाजिकता छोड़कर एकाग्रता से पढ़ाई करें। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए शुरुआत में यही था कि मुझे सब कुछ छोड़ना है, मंच की दुनिया को अलविदा कहना है और पढ़ाई की टेबल तक अपने आप को समेटना है। तो वो मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि वो मेरा एक बहुत अच्छा निर्णय रहा कि मैंने अपने डिबेट की दुनिया को छोड़कर, भाषण की दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में कदम रखा, जिसने मुझे इतना अच्छा परिणाम दिया। पहला सैक्रिफाइस तो ये था। दूसरा, अपने दोस्तों से आपको मिलना छोड़ना होता है। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में आप नहीं जा सकते, पारिवारिक शादी माहौल हो, कुछ भी हो, त्योहार हो, सब जगह। मुझे याद है जब मेरी मेंस थी अक्टूबर में 2024 की, तब उसके बाद शायद दिवाली थी, और एक प्रीलिम्स में शायद दिवाली थी, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन दिवाली के दिन भी मैंने पढ़ाई की थी। तो चाहे त्योहार हो, मेरे बर्थडे के दिन अक्टूबर में मेंस थी और 4 सितंबर को मेरा बर्थडे था, और मेरे बर्थडे के दिन मेरा जो टाइमर था उस पर काउंट 10 घंटे था। यानी कि मैंने बर्थडे के दिन भी 10 घंटे पढ़ाई की थी, क्योंकि मेंस आ गई थी तब। तो आपका चाहे कितना ही महत्वपूर्ण दिन हो, आपको सब कुछ सैक्रिफाइस करके अपने लिए समय निकालना पड़ता है, अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन था आपके पास, सोच रखा था कि अगर पीएससी नहीं निकला मेरा, मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता? जी, मैं मानती हूँ कि बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैंने अपने लिए समय सीमा तय कर रखी थी कि मुझे कम से कम 3 साल पीएससी को देना है, और मुझे 2 नावों पर सवार नहीं होना है। मुझे केवल अपना एक ही लक्ष्य निर्धारित करना है और उसी पर आगे चलना है। इसीलिए मैंने तय कर रखा था कि 3 साल न तो मैं कोई दूसरी एग्जाम दूंगी, मैं 3 साल केवल पीएससी पर फोकस करूंगी, और उसके बाद अगर मेरा चयन नहीं होता है तो फिर मैंने एक बैकअप सोचा था कि मैं नेट दूंगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दूंगी, और अगर वो भी नहीं होता है तो मुझे विश्वास था कि मेरे पास बोलने का कौशल है, जिसके साथ मैं अपने जीवन में जरूर कुछ अच्छा करूंगी। अब तैयारी से बात करेंगे हम कि कोई बिगनर स्टूडेंट है, एस्पिरेंट, वो तैयारी करना चाहता है, 12th पास आउट हुआ है, तो अब उसको कैसे तैयारी करना चाहिए? क्या मेंस को पहले पढ़ना चाहिए, या पहले प्री को पढ़ना चाहिए, या दोनों को साथ में लेके पढ़ना चाहिए?
जी, मेरा सुझाव ये है कि मुझसे जो गलती हुई थी 2023 के वक़्त, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, मुझसे यही गलती हुई थी कि मैंने प्रीलिम्स पर ज़्यादा फ़ोकस किया था और जब मेंस आई थी तब मैंने मेंस को पढ़ना शुरू किया था। ओके। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे यही करते हैं कि जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगी तब तक मेंस पढ़ने का क्या फ़ायदा? लेकिन जी। ये सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होती है। क्योंकि जब तक आप मेंस नहीं पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में 10 यूनिट है। आप चाहें तो 2 से 3 महीने में उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन मेंस 2 से 3 महीने में होने वाला काम नहीं है। क्योंकि मेंस सिर्फ पढ़ना मायने नहीं रखता, मेंस में आंसर राइटिंग भी करनी होती है, मेंस में शॉर्ट नोट्स भी बनाने होते हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 4 से 6 महीने का समय चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो भी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले मेंस पर फोकस करना चाहिए। मैंने जो गलती पहले अटेम्प्ट में की थी, वो आप मत करिए, क्योंकि दूसरे अटेम्प्ट में मैंने उसी गलती को सुधारा और उसका परिणाम आपके सामने है। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो अभी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पर ही ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। सोर्सेस लिमिटेड रखिए, बहुत ज्यादा अगर पंख फैलाएंगे तो आकाश इतना है कि आप उड़ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो सोर्सेस लिमिटेड रखिए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। हर टॉपर का एक ही मंत्र है, लिमिटेड सोर्सेस मल्टीपल रिवीजन। आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे एक दिन में आपकी 2 से 3 यूनिट हो जाएगी। लोग कहते हैं एक दिन में 2 से 3 यूनिट कैसे पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट नोट से पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपका इतने से पेजेस में एक पेपर सिमट जाएगा तो आप बताइए कैसे नहीं होगा आपका मेंस। तो मुझे लगता है अभी आपको मेंस पर फोकस करना चाहिए। जब प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आए तो प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए। ओके, अब सोर्स की बात करेंगे हम। जी तो सोर्स क्या क्या फॉलो किए थे आपने? जी। एक ही कोचिंग का प्रेफर किया था या फिर डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग का सोर्सेस फॉलो किया था? चाहे प्री हो गया, मेंस हो गया, दोनों सेक्शन की हम बात करेंगे। सोर्स के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि उसी बुक का चयन कीजिए जिससे आप पर्सनली कनेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत लोग हैं, अगर मुझे कोई बुक अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वो आपको अच्छी लगे, जो आपको अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वो मुझे अच्छी लगे। एक बुक का जब आप चयन करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लंबे समय तक आपको इसी बुक को पढ़ना है, बार बार चेंज नहीं करना है। तो मैंने मेंस के लिए ज्यादातर आकार के नोट्स का चयन किया था। बहुत अच्छे नोट्स हैं आकार के, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी किसी का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। लेकिन कुछ यूनिट्स मुझे अलग अलग अच्छी लगती थी। जैसे कुछ यूनिट्स के लिए मैंने क्लास नोट्स को प्रेफर किया, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके लिए मैंने आजाद P3 एकेडमी की जो बुक्स हैं उसी को प्रेफर किया था। सोशियोलॉजी के लिए आकार को, और ईशिप के लिए सिविल जॉब्स के नोट्स बहुत अच्छे हैं। सोशियोलॉजी के लिए भी सिविल जॉब्स के नोट्स काफी अच्छे हैं। तो एथिक्स के लिए मैंने अपने ही कोचिंग के नोट्स को फॉलो किया था। हिंदी और निबंध की तो मैंने तैयारी अपने डिबेट के वीडियोस से की थी। Okay. आप मानेंगे नहीं कि एक दिन पहले जब पेपर होता था तो मैं कोई किसी बुक को नहीं पढ़ती थी, बस अपने वीडियोस लेके बैठ जाती थी और उसे सुना करती थी। ये मेरी निबंध की तैयारी होती थी। Okay. और अगले दिन उन्हीं वीडियोस को बस मैं अपनी कॉपी में छाप आती थी। तो उसके लिए, और हिंदी और निबंध की तैयारी भी मैंने इसी प्रकार से की है। मेरी मम्मी हिंदी की शिक्षिका हैं, पापा साहित्यकार हैं, तो साहित्यिक पकड़ भी मजबूत है। तो इन 2 पेपर की तैयारी मेरी घर से हुई है, किसी कोचिंग से नहीं। तो ये सोर्सेस। और प्रीलिम्स के लिए परीक्षा धाम के नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एमपी के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने शुरुआत एमपी की परीक्षा धाम से ही की और उसने बहुत मुझे हेल्प किया। परीक्षा धाम के करंट अफेयर्स के नोट्स भी काफी अच्छे हैं, कंप्यूटर के नोट्स काफी अच्छे हैं। ट्राइब्स जो यूनिट 10 है उसके लिए आप निर्माण की बुक ले सकते हैं। ओके, इस नोट्स में कभी ये लगा था जैसे हमारे मन में आता ना कि यार इस नोट्स में प्रॉपर नहीं दिया गया है, या फिर कोई नया मार्केट में एडिशन आ गया है, ऐसा भटकाव होता था आपके साथ में? भटकाव तब होता है जब दूसरे हमें भटकाते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सोशियोलॉजी यहाँ से क्यों पढ़ लिया, उसके इतने अच्छे नोट्स आए हैं, तुमने जल्दबाजी कर ली, सिनॉप्सिस भी बना ली, अब दूसरे नोट्स ले आओ। लोग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना है, क्योंकि आप ज्यादा भटकेंगे तो फिर भटक ही जाएंगे। आपका फोकस एक ही होना चाहिए कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो बेस्ट हैं, और इसके बाहर अगर कुछ आता है तो फिर वो आपको मन से लिखने की भी आदत होनी चाहिए। आपको पढ़ पढ़ के इतनी हैबिट बन जाती है कि अगर कोई क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे वो बनना चाहिए, अगर आपने इतना पढ़ा है तो। बाकी मैं लिमिटेड सोर्सेस ही रखती थी, तो मेरा तो यही मंत्र है कि सोर्सेस लिमिटेड ही रखिए। ज्यादा बुक्स पढ़ने से फायदा नहीं है, एक बुक को ज्यादा बार पढ़ने से फायदा है। लगभग अगर देखा जाए तो जितने भी आपके नोट्स है जिनसे आपने पढ़ा है, जी, कितनी बार आपने रिवीजन कर लिया होगा उनका? 24 के मेंस के टाइम लगभग मैंने 4 से 5 बार पढ़ी थी। मेंस का पूरा सिलेबस मैं 4 से 5 बार कंप्लीट कर चुकी थी। और अभी जो 25 का मेंस था उसमें भी अभी चूंकि समय ज्यादा मिल गया है,
अभी मेंस की डेट आई नहीं है, तो उसमें भी लगभग अभी तक मेरा 4 से 5 बार रिवीजन हो चुका है, तो टोटल मैं बताऊं तो 10 बार तो मेरा हो चुका है मेंस Okay. का सिलेबस, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि 10 बार मेंस का सिलेबस कैसे पॉसिबल है, लेकिन मेरे पास इतने ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं एक पेपर के, तो कुल मिला के इतने मेरे हो जाते हैं और उनको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अगर पूरा पीएससी इतने में कवर पूरा पीएससी इतने में हो जाता है, और इतने में एक पेपर ही होता है। अगर आपके पास बुक है तो मेरी सही है। हाइट की तो बुक्स ही हो हो जाएंगी। जाएगी ना? तो एक तरफ वो है और एक तरफ आपके सिनॉप्सिस है, तो सिनॉप्सिस बहुत जरूरी है, ये मैं बताना चाहूंगी। कैसे बनाए थे आपने सिनॉप्सिस? क्योंकि टॉपर्स नो डाउट्स फर्स्ट रैंक वाला भी यही बोलेगा, वो बोलते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए। वो तो आपने भी बोला कि सिनॉप्सिस नोट्स बनाना चाहिए, बट समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। अगर मैं बनाने बैठता हूँ, नोट्स मेरे सामने बुक रखी है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या चीजें इसमें से मुझे उठानी है, किन चीजों को इग्नोर करना है, किन चीजों को नोट नहीं करना है। जी। इसके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, उसे जरूर लिखिए। अगर पूरा पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे तो फिर बुक के नोट्स में और आपके शॉर्ट नोट्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सिर्फ कीवर्ड्स लिखिए जिन्हें आप बार बार भूल सकते हैं, वो फैक्ट्स लिखिए। और चाहे तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने छप जाता है। जब आप 5 से 6 बार उसको पढ़ लेंगे तो वो आपकी आंखों के सामने छप जाएगा और आपको आंसर राइटिंग के समय वो याद आएगा कि ये फ्लो चार्ट में इतने इतने पॉइंट्स थे। तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। मैं कीवर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देती हूँ, और आप चाहें तो कुछ टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। आप पूरा मेंस का सिलेबस एक साथ देखेंगे तो फिर तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि हम बनाना शुरू करें। एक एक यूनिट रोज शुरू कीजिए। एक यूनिट लेगी 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन आपको लगे, लेकिन एक यूनिट बनाइए, उस पर टिक कीजिए। दूसरी यूनिट बनाइए, उस पर टिक कीजिए। जैसे जैसे होता जाएगा, मैं तो बॉक्स बनाती थी बकायदा कि आज ये इतने हो गए, आज एक टॉपिक हो गया, आज ये हो गया। और फिर जब वो पूरा बॉक्स भर जाएगा सिलेबस का, तब आपको लगेगा कि आपके शॉर्ट नोट्स पूरी तरह से रेडी है। तो डेली का अगर देखा जाए तो पढ़ने का कितना टाइम रहता था आपको? कितना टाइम पढ़ते थे? पूरा फोकस की बस वो फुल डेडिकेशन के साथ में पढ़ना है, पढ़ना है, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कोई फोन चलाना नहीं, कोई रील वगैरह नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। मेरा जो एवरेज टाइम था वो 10 से 12 घंटे होता था। कभी कभी ज्यादा भी चला जाता था, कभी कभी कम भी हो जाता था। हम मशीन नहीं है कि रोज एग्जैक्ट इतने घंटे पढ़ ही लें, लेकिन 10 से 12 घंटे मेरा कंसिस्टेंसी मुझ में थी, और इस कारण मैं रोज पढ़ती थी। अगर कभी बहुत जरूरी काम हो तो हो सकता है 8 घंटे हो जाए, 6 घंटे हो जाए, लेकिन पढ़ती रोज थी। और जरूरी नहीं कि आपके स्टडी आवर्स मायने रखते हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं रखती कि क्वांटिटी मायने रखती है। मेरा विश्वास है कि क्वालिटी मायने रखती है। जैसा आपने कहा, एकाग्रता और डेडिकेशन। अगर आप 14 घंटे बुक सामने लेकर बैठे हैं और आपकी एकाग्रता नहीं है तो वो मायने नहीं रखते। अगर आपने 4 घंटे भी पढ़ा है लेकिन प्रोडक्टिव स्टडी है, आपने 10 घंटे के बराबर पढ़ लिया है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, आपने 5 घंटे में उतना कवर कर लिया है, तो वो मायने रखता है। तो क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, ये मेरा कहना है। ओके। एमपीपीएससी में ज्यादातर रहता है भाई लाइब्रेरी पे जाके पढ़ना है, वहां पे अच्छा माहौल रहता है, पढ़ने में मन वहीं लगता है। आपने भी लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन की थी? जी नहीं, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि मेरे घर पर माहौल ही ऐसा है कि मेरा पढ़ने में अपने आप मन लग जाता था। मेरे घर के ऊपर ही एक लाइब्रेरी है, वहां पर लगभग 5-10 हजार बुक्स हैं। हमारे घर की पर्सनल अच्छा। लाइब्रेरी है। तो घर की पर्सनल लाइब्रेरी, 5 से 10 हजार बुक? जी, हमारे घर में जो ऊपर वाला रूम है वो पूरा पुस्तकों से भरा हुआ है, और मुझे भी बचपन में बहुत शौक था पुस्तकें पढ़ने का। फिर एमपीपीएससी की ही बुक्स इतनी ज्यादा हो गई कि वहां से ध्यान हटकर इधर आ गया। तो वहां लाइब्रेरी है तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर किसी को इशू है एकाग्रता का, मन भटकता है या रूम में नहीं मन लगता है, तो आप कर सकते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके रूम में ही एक शांति है और आप पढ़ सकते हैं, तो क्यों बेवजह किसी और को पढ़ने के लिए पैसे देना। आप घर पर पढ़िए। लेकिन अगर आपको लाइब्रेरी, ये व्यक्तिगत निर्णय है, अगर आपको लाइब्रेरी में मन लगता है तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। घर पर आप पढ़ सकते हैं तो घर पर भी पढ़ सकते हैं। नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो? इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी कर रहे हो या व्यापम की कर रहे हो, आपको प्री का नोट चाहिए, मेंस का चाहिए, टेस्ट सीरीज का चाहिए, सब कुछ आपको मिलने वाला है, वो भी रीजनेबल प्राइस में। नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर आप एक व्हाट्सअप मैसेज करिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, आपको रीजनेबल प्राइस में घर बैठे सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो बिना देर किए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज करिए। वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू में। जी, कैसे क्या इंटरव्यू की तैयारी की थी आपने, और क्या इंटरव्यू की कोई अलग से तैयारी होती है?
मेरा मानना है कि इंटरव्यू की तैयारी तब से शुरू हो जाती है जब आपका व्यक्तित्व बनना शुरू होता है, क्योंकि व्यक्तित्व 1 या 2 दिन में नहीं बनता, व्यक्तित्व बचपन से बनता है और गढ़ा जाता है आपके परिवार द्वारा, आपके समाज द्वारा। लेकिन ये सच है कि कुछ चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, डेफ पर किस तरह से काम करना है। तो उसके लिए मैंने प्रदीप मिश्रा सर की कोचिंग ज्वाइन की थी। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी इंटरव्यू की, कि कैसे डेफ पर आपको काम करना है, डेफ से किस तरह के आपको क्वेश्चंस पर काम करना है। तो उन्होंने काफी अच्छी तैयारी करवाई थी और काफी सारे मॉक भी मैंने दिए थे। जो अंतिम शुरू में गलतियां होती थी मॉक में, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने गलतियों पर काम किया, तो जो अंतिम मॉक मैंने दिया था वो सत्यमेव जयते में दिया था। और उन्होंने जो रिव्यू दिया था वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि आज तक मैंने जितने मॉक इंटरव्यू दिए हैं उसमें आज का सर्वश्रेष्ठ इंटरव्यू मैंने आज लिया है। और उन्होंने कहा था कि अगर आपका चयन नहीं होता है तो वो सरकार की नाकामयाबी होगी। उन्होंने बकायदा रिव्यू पेज पर लिख कर दिया था 100% सिलेक्शन। तो वो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला उससे। और इंटरव्यू के लिए मैंने अपने व्यक्तित्व पर काम किया, अपने डेफ पर काम किया। मेरी चूंकि हॉबी थी वक्तृत्व, अभिनय और मंच संचालन, तीनों बोलने से जुड़ी हुई थी। और उपलब्धियों में भी मैंने बताया था कि मैं राष्ट्रीय स्तर की कई सारी प्रतियोगिताएं जीत चुकी हूँ भाषण की, और अंतर्राष्ट्रीय युवा उत्सव में मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो मुझसे कहा गया कि आप कुछ भाषण देकर बताइए। तो मैंने एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अपनी स्वरचित पंक्तियां और जो मेरी प्रस्तुति थी वो देकर बताई थी। आप चाहे तो मैं वो आपको बता सकती हूँ। मैंने कहा था कि जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा भारत में अनेक हैं। इस अनेकता में भी हम भारतवासी एक हैं। इसी एकता के कारण ही भारत सब में ज्येष्ठ है, और भारत की यही ज्येष्ठता बनाती उसे श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, विश्व में सर्वश्रेष्ठ है भारत। यह शब्द भले ही एक वचन हो, किंतु इसका अर्थ बहुवचनात्मक है। भारत वो भूमि है जहां हर मील पर व्यक्ति की मति, समुदाय की संस्कृति और भौगोलिक प्रकृति बदल जाती है। यहाँ भाषाई विविधता से साहित्य का मौलिक चिंतन बदल जाता है, तो पारंपरिक विविधता से व्यक्ति का स्वभाव। यहाँ भौगोलिक विविधता से पहनावे बदल जाते हैं, तो प्राकृतिक विविधता से खान कर, भोजन की थाली से लेकर माथे की लाली तक, शरीर की लंबाई से लेकर स्वभाव की मोटाई तक, मन के विचारों से लेकर व्यवहार के आचारों तक, और शब्दों की चाल से लेकर संगीत की ताल तक, ये विविधता और ये एकता ही भारत को श्रेष्ठता प्रदान करती है। शानदार, सच में ये भाषण मैंने दिया। सच में थैंक यू। मतलब इतना कैसे बोल लेते, इतना अच्छे से, मतलब शब्दों का चयन देखो आपका, और बोलने का जो एक वो रहता ना अंदर से। आप किस जैसे सीएम वगैरह पे हम लोग देखते हैं कि कोई उनको प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करते हैं ना एंकरिंग वगैरह से, तो उस टाइप से जो वो शब्दों का चयन रहता है ना उन लोगों को कि माननीय महोदय पधार रहे हैं, उनका स्वागत करिए, इस टाइप से, तो वो आपके अंदर एक अलग ही, ये बस प्रैक्टिस से आएगा। आप जितना ज्यादा मंच पर बोलने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत रुचि थी, और सबकी अलग अलग विषयों में रुचि हो सकती है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नृत्य करता है, कोई अच्छी स्केचिंग करता है। मेरी रुचि चूंकि बोलने में थी, तो उसका लाभ मुझे बहुत मिला। ये सच में। कब से, कितने टाइम से आप ये चीजें चल रही है, मतलब? मेरी मम्मी ऐसा बताती हैं कि जब मैं 2.5 साल की थी तब पहली बार मैं मंच पर चढ़ गई थी। एक काफी बड़ा प्रोग्राम था, और वहां पर कहा गया कि कोई बच्चा है जो कविता सुनाना चाहेगा, और मैंने बिना किसी को बताए हाथ खड़ा कर दिया था और मैंने जाकर पहली बार कविता सुनाई थी, और न्यूज़पेपर में मेरा फोटो आया था। तो पानी बाबा आना, ककड़ी भुट्टे लाना। उसके बाद चाहे फैंसी ड्रेस हो, कहानी कहो, कविता कहो, सारी प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया। स्कूल में 7th क्लास से मैंने डिबेटिंग शुरू की, डिबेट और भाषण में मैंने भाग लेना शुरू किया। और जब कॉलेज में आई तो मुझे बहुत सारे अवसर मिले। नेशनल लेवल की मैंने लगभग 10 से 15 कॉम्पिटिशन्स में पुरस्कार प्राप्त किए, और नेशनल यूथ फेस्टिवल जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ आयोजित करता है, उसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए, और महिला छात्र संसद में मैंने 1 गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और उसके बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गई। तो इसमें तो मेरी रुचि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत इनके पीछे, जैसे आपने अवार्ड बताया, बट इसके पीछे तो कहीं सारा स्ट्रगल तो रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि इनके अवार्ड लाना बड़ी बात है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो वहां लेके जाता है, तो वो स्ट्रगल और बड़ी चीज है उसके पीछे। और वो स्ट्रगल इतना कठिन होता है कि आपने MS धोनी देखी होगी, जिसमें उनको प्रैक्टिस करने के लिए 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में कर भागना होता है। मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई थी। एक बार नहीं, 4-4 बार मेरा
सेम टाइम पर डिबेट था और सेम टाइम पर मेरा पेपर था स्कूल में। तो उसमें मैंने 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में किया था और मैं भाग गई थी डिबेट देने और उसके बाद भी मैंने टॉप किया था स्कूल में। तो स्कूल में एक बार ऐसा हुआ, कॉलेज में एक बार ऐसा हुआ कि मेरा डिबेट था और बहुत बड़े लेवल का डिबेट था, वो भी छोड़ा नहीं जा सकता था, और एग्जाम भी थी कॉलेज की तो वो भी छोड़ी नहीं जा सकती थी। तो वहां भी 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में किया और डिबेट दिया। तो ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ। तो कहते हैं ना, मेंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो वो टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं वहीं से आ गया था। डिबेट में ऐसा होता है कि 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं बोलना है, तो जो समय सीमा होती है वो मुझे वहीं से मैनेज करनी आ गई थी। तो उसका मुझे बहुत लाभ मिला, चाहे मेंस में हो या इंटरव्यू में हो, उसका मुझे लाभ। अच्छा, पढ़ने में कैसे थे आप बचपन से? एवरेज से या फिर ब्रिलियंट? मैं खुद को ब्रिलियंट तो कैसे कहूँ, लेकिन हाँ, मैं टॉप करती थी स्कूल में। स्कूल हो या कॉलेज हो, मैं अच्छे परसेंटेज रहे मेरे। ग्रेजुएशन में लोग कहते हैं कि परसेंटेज बनाना बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन मेरे बीए में 90% बने थे पीएससी की तैयारी के साथ 90? साथ। जी, तो कह सकते हैं कि मुझे पढ़ने में रुचि थी। बिल्कुल। और वो भी आपने बीए किया ना? जी, ग्रेजुएशन में बीए किया। तो बहुत सारे लोग बीटेक करते हैं फिर इधर टॉप करते हैं, लेकिन आपने तो बीए से टॉप किया है ना? तो ये सबसे अपने आप में बड़ी बात है कि बीए करके भी लोग आज डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, नहीं? जी, प्रीलिम्स की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आने ही वाला है एमपीपीएससी 2026 का। हो सकता है मे भी दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाए और अच्छी खासी पोस्ट के साथ में आए। बिल्कुल। तो अगर आप वापिस से देते हैं 2026 वाला, तो क्या तैयारी होगी आपकी? मैं 2026 में जो लोग प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनको यही सुझाव दूंगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए। आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे आपकी उतनी हैबिट बनेगी। आप एलिमिनेट करना सीखेंगे ऑप्शंस को, क्योंकि सबसे जरूरी वही होता है कि जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो तो हम वैसे ही सही करते हैं, उसके गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है प्रीलिम्स में। लेकिन जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं या हम भूल गए हैं, उनमें भी अगर आपको एलिमिनेशन आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से करेंगे। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप क्वेश्चंस लगाएं। मार्केट में बहुत से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप हर यूनिट के जितने मिले उतने ले आइए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको जरूरत हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए। प्रीलिम्स का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जितना मेंस का है। अगर आपने मेंस पढ़ा है तो प्रीलिम्स में आपके मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। 2023 में मेरे प्रीलिम्स में 80 मार्क्स थे और मेंस पढ़ने के बाद 2025 के प्रीलिम्स में मेरे 84 मार्क्स हो गए। तो आप मेंस पढ़ेंगे तो आपके प्रीलिम्स के मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। और क्वेश्चंस लगाते रहिए। एक ही मूल मंत्र है प्रीलिम्स का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाना, मेंस का शॉर्ट नोट्स बनाना, और इंटरव्यू का अपने व्यक्तित्व पर काम करना। बस 3 चीजें हैं पीएससी के लिए आवश्यक। ओके। टेस्ट वगैरह आपने भी लगाए होंगे जी, प्री के? जी। उसमें जो स्कोर रहता था, इतना ही स्कोर रहता था? 80 या 85 या फिर ऐसा कुछ, या फिर कम रहता था? जी, मेरा लगभग इतना ही रहता था। कभी बहुत ज्यादा चले जाता था। कुछ अच्छी यूनिट का टेस्ट हो जिसमें मेरी बहुत पकड़ अच्छी हो तो 90 के ऊपर चले जाता था, कभी 80 के, और कभी बहुत कम भी आ जाते थे। मेरा साइंस थोड़ा वीक है तो 70 की लाइन में भी आते थे। तो मुझे लगता है टेस्ट के मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि आपके मेन प्रीलिम्स में कितने मार्क्स होने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट में पीएससी की जो ये पूरी जर्नी है ये लहर की तरह है। कभी आप यहाँ होंगे टॉप पर, कभी आप यहाँ होंगे, कभी टेस्ट में आप फर्स्ट रैंक भी ले आएंगे, कभी आप 20th रैंक पे भी आ जाएंगे। तो टेस्ट डिसाइड नहीं करता, वो केवल आपकी प्रैक्टिस करवाता है। उससे डिमोटिवेट भी मत होइए, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट भी मत होइए। मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन हम गीता में पढ़ते हैं ना, स्थित प्रज्ञ, न ज्यादा खुश होना आपके मार्क्स से, न ज्यादा दुखी होना, क्योंकि जो अंतिम निर्णय होगा वो प्रीलिम्स के उन चुनिंदा घंटों में होगा कि वहां आपका दिमाग कितना स्थिर है, वहां आप कितना सोच पा रहे हैं। तो टेस्ट से ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए, बस अपने ऊपर काम करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। एक कुछ चीज, अभी मेंस होने वाला है, मेंस की डेट अभी आई नहीं है, जो रिसेंटली वाला मेंस होगा 25 वाला ना, इसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? जो भी मेंस देने वाले हैं, क्या क्या चीजों को अभी से उनको कर लेना चाहिए ताकि लास्ट टाइम पे वो चीजें ना हो जो अगर आपसे गलतियां हुई हो? मुझसे यही गलती हुई थी कि मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी 23 के समय, जिस वजह से मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 24 में मैंने उस पर काम किया और उसका परिणाम आपके सामने है कि आंसर राइटिंग कितनी जरूरी है। अगर आप घर में अनुशासित हैं तो आप घर में आंसर राइटिंग कीजिए। अगर घर में आप नहीं कर पा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि क्लास में कंपटीशन होती है कि टेस्ट में मुझे टॉप करना है, कुछ रहता है लोगों का, तो आप जब टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए। उससे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपकी स्पीड मेंटेन होगी, क्या गलतियां आप कर रहे हैं वो आपको समझ आएगा।
और इसके लिए आंसर राइटिंग जरूरी है, शॉर्ट नोट्स जैसा मैंने बताया, उसके मैं मान ही नहीं सकती कि शॉर्ट नोट्स के बिना किसी की कैसे मेंस निकल सकती है। अगर निकल सकती है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए तो शॉर्ट नोट्स वरदान की तरह रहे। और खुद शॉर्ट नोट्स बनाइए। मार्केट में बहुत सिनॉप्सिस अवेलेबल हैं कि ये सिनॉप्सिस बने बनाए, कुछ लोग दूसरों के सिनॉप्सिस ले लेते हैं, लेकिन मैं अक्सर यही कहती थी कि मेरे सिनॉप्सिस ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे ही समझ आएंगे। तो आप हैंड रिटन बनाइए, उसका जो लाभ होगा वो आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाइए। यही मेरी अभी सुझाव है मेंस के लिए। आज आप टॉपर बन गए हैं। जैसे हम लोग या तो पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, जी आप लोग भी देखते थे इस टाइप से टॉपर्स का? बिल्कुल देखते थे। हर व्यक्ति जो पीएससी की जर्नी में कदम रखता है उसका आदर्श होते हैं उनके पूर्ववर्ती डेप्यूटी कलेक्टर जो टॉपर्स रहे हैं। मैंने काफी सारे लोगों की वीडियोस देखी है, आपके चैनल्स पर भी देखी है कई सारे लोगों की, कि कैसे लोग इतनी जल्दी उनको उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भी इसी तरह दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करूंगी, जो मैं खुद मार्गदर्शन लेती आई हूँ दूसरों का। तो देखती थी मैं वीडियोस काफी सारे और टॉपर्स को ही फॉलो करती थी, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने यही सोचा था कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग 10 साल में भी नहीं निकाल पाते और कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। कुछ तो स्ट्रेटेजी होती है। सही है। और मैंने यही नोटिस किया कि जो भूल होती है वो शुरुआत में होती है। पंचवर्षीय योजना पीएससी को कहा जाता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को, लेकिन वो पंचवर्षीय योजना तब होती है जब आपके पास कोई योजना नहीं है। सबसे पहले आप नियोजित रहें, आप पहले स्ट्रेटेजी बनाएं कि मुझे कैसे शुरू करना है, सिलेबस का अवलोकन करें अच्छे से, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं, मेंस पर फोकस करें, प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आते हैं प्रीलिम्स में लग जाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाइए, प्रीलिम्स निकले तो मेंस में लग जाइए, शॉर्ट नोट्स को बार बार रिविजन करते रहिए, आंसर राइटिंग कीजिए, इंटरव्यू हो तो अपने व्यक्तित्व पर काम कीजिए, मॉक देते रहिए। बस ये। अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन रहेंगे मेरे, उसके बाद एंड हो जाएगा। जी एमपीपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते थे आप? मेरा लक्ष्य था कि मैं समाज के विकास में भूमिका निभाना चाहती हूँ, समावेशी विकास सुनिश्चित हो, और देवी अहिल्याबाई की नगरी से हूँ तो सुशासन की स्थापना हो, जनता की भागीदारी बढ़े और लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। क्या टफ लगता आपको, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू? सबसे और टफ है सबसे टफ है मेंस, क्योंकि मेंस मेन निर्णायक होता है और बहुत बड़ा सिलेबस है, तो मेंस टफ है थोड़ा। स्टडी टेबल या लाइब्रेरी? स्टडी टेबल, क्यों? क्योंकि मेरी सफलता का राज वही है। लाइब्रेरी में मैंने कहा ना, आप अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप लाइब्रेरी में जाकर भी नहीं पढ़ पाते तो उसका दोष लाइब्रेरी का नहीं, आपका खुद का है। और मैंने घर पर रहकर पढ़ाई की है, तो मेरे लिए तो स्टडी टेबल ही। एमबीपीएससी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट और सबसे मतलब बोला जाता है ना पसंद, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है कि यार ये सब्जेक्ट बहुत बोर करता है पढ़ने में? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है एथिक्स और हिंदी और निबंध। सब्जेक्ट या पेपर कहूँ, हिंदी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, हिंदी मेरा फेवरेट है। एथिक्स इसलिए क्योंकि आगे नैतिकता पर ही चलना है, इसलिए एथिक्स। और सबसे कम साइंस कभी बैकग्राउंड नहीं रहा है तो साइंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, साइंस मैथ्स। लेकिन पीएससी ने उसे भी पसंद करना सिखा दिया, साइंस भी पढ़ना सिखा दिया, मैथ्स भी पढ़ना सिखा दिया। पीएससी ने बहुत परिवर्तन ला दिया। ओके। आपका सिलेक्शन हुआ है एमपीपीएससी में, लक मानते हैं या फिर हार्ड वर्क मानते हैं? मेरा मानना है कि परिश्रम के बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। अगर आप केवल भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे तो आपको शायद ही कुछ मिल पाए। परिश्रम बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। परिश्रम हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तो परिश्रम, बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर का साथ। प्रिपरेशन जब कर रहे थे आप, उस टाइम सबसे बड़ा डर क्या था आपका? डर यही था कि कभी सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या। बैकअप प्लान था, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो दिन ऐसे आते हैं, कुछ समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि ये नहीं तो क्या, लेकिन उस पर काम करना जरूरी है। जब आप ऊंचाइयों पर हो तब तो आप मोटिवेटेड रहते ही हैं, लेकिन जब समुद्र की गहराइयों में हो तब भी स्थिरता जरूरी है, धैर्य जरूरी है। सिलेक्शन के बाद आपके जो मम्मी पापा फैमिली, क्या रिएक्शन था आपके प्रति उस टाइम जब लिस्ट में नाम देखा और फिर पता चला? तो
सब बहुत खुश थे। मम्मी उस वक्त रोटी बना रही थी और जैसे ही मैंने कहा मैं डीसी बन गई तो रोटी जल गई। मम्मी वहीं छोड़कर आ गई और मैंने सबसे पहले पापा और भैया को कॉल किया। दादी और मम्मी मेरे साथ ही थे, सब बहुत खुश थे। पापा भैया को कॉल किया, दोनों बहुत खुश थे और सभी को कुछ देर तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि फाइनली फाइनली मैं डेप्यूटी कलेक्टर बन गई, जो मेरा लक्ष्य था। तो सब बहुत प्रसन्न थे। अभी तक कभी रोना आया आपको? रोना रिजल्ट के समय ही आया। जब अच्छा। रिजल्ट आया तब मुझे रोना आ गया था, क्योंकि स्वाभाविक तौर से वो पल ऐसा होता है कि आपकी जो इतने सालों की मेहनत होती है उसका फल आपको एक सेकंड में मिल जाता है। वो सालों की मेहनत और वो एक सेकंड का रिजल्ट, उसको देखकर मुझे रोना आ गया था। अगर नहीं होता, इन द केस लिस्ट में नाम ना होता, मैं फिर से प्रयास करती। जैसा मैंने कहा 3 साल का टारगेट था और वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। मुझे विश्वास था कि अगर 24 में मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैंने 25 की तैयारी इतनी अच्छी कर रखी थी कि मैं 25 में सिलेक्शन लेती। ये मेरा टारगेट था। कभी सोसाइटी की तरफ से या फैमिली की तरफ से ऐसी कोई चीजें जो आज भी आपको चुभती है, बोल देते ना, या टोंट वगैरह की इस टाइप से, या फिर मोटिवेट होते हैं? मोटिवेशन जरूर मिला। मैं नहीं मानती कि रिश्तेदार आपको डिमोटिवेट करते हैं या ऐसा, मुझे किसी प्रकार का दबाव नहीं था। और मैं तो ये मानती हूँ कि मुझे रिश्तेदार जो भी मिलते थे सब कहते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, तुम तो एक दिन डेप्यूटी कलेक्टर जरूर बनोगी। तो कहते हैं ना, मुख में एक बार सरस्वती विराजित होती है। तो जब इतने सारे लोग आपको कहते हैं तो क्या पता किस दिन किस व्यक्ति के मुख पर सरस्वती माता विराजित हो गई हो और आज वो सच हो गया हो। तो दबाव किसी प्रकार का नहीं था, मोटिवेशन था सबकी तरफ से। लगातार कभी पढ़ने का मन नहीं होता था? जी, ऐसा होता है। जैसा मैंने बताया, कभी तो लहर है, कभी बहुत खुश भी होते थे। कभी ऐसा हो जाता था कि डर लग जाता था, क्योंकि इधर उधर के भटकाव बहुत है, लोग बहुत कहते हैं। मैं यही सुझाव देना चाहूंगी कि बहुत चल रहा है कि डेट्स नहीं आ रही हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पोस्ट बहुत कम है, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप तैयारी करते रहिए। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई है, क्योंकि लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं इन सब चीजों से कि पोस्ट कम है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, डेट्स नहीं आ रही हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, 87-13 का मुद्दा चल रहा है। आप कुछ मत सोचिए, आपका ध्यान केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। आपको एक पोस्ट चाहिए और अगर आपका ध्यान उस एक पोस्ट पर है, अर्जुन की लक्ष्य की तरह, तो आपको वो मिलेगी। बाकी सारी बातें उधर की उधर धरी रह जाएंगी। कोई 5 चीजें ऐसी बताइए, लास्ट में बस एंड करते हैं। आपको आज फाइनली डेप्यूटी कलेक्टर बनाया, क्या क्या चीजें ऐसी रही हैं वो आपने फॉलो की और आज फाइनली उसका रिजल्ट आपके सामने है? जी, मैं 5 चीजें अगर एक शब्द में बताने को हो तो पहला है सकारात्मकता, सकारात्मक रहिए। दूसरा है परिश्रम, तीसरा है समर्पण, चौथा है धैर्य और पांचवा है सतत प्रयास। बस ये 5 मंत्र फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और कोई सुझाव हो अंत में आपका? मेरा बस यही सुझाव है कि आप लगे रहिए, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन आपकी सफलता शोर मचाएगी। तो बस लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक और चीज, जैसे इन्होंने नोट्स वगैरह बनाए हैं, इनकी टेस्ट कॉपी और ये नोट्स जैसा कि बनाया था कि शॉर्ट्स नोट्स वगैरह, तो ये जो अगला पार्ट रहेगा उसमें मैं बता देंगे सारी चीजें कि कैसे नोट्स बनाए थे, टेस्ट कॉपी वगैरह। तो आप जो सेकंड पार्ट इसका आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है कि अभी तक जो मैंने पॉडकास्ट किए हैं उससे सबसे बेस्ट पॉडकास्ट आपको पसंद आने वाला है, खास करके आपके सामने जो गेस्ट हैं इनकी तरफ से। आपको कैसा क्या लगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन दे सकूं, क्योंकि जब से सिलेक्शन हुआ है मैंने कई सारे मैसेजेस देखे हैं, हमें बताइए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या स्ट्रेटेजी है। तो आप इस तरह के वीडियोस देख लीजिए, एक बार में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने बता दी है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी हर व्यक्ति अपनी अलग रणनीति बनाता है, उस पर काम करते रहिए। अब हर्षिता दवे का अगला कदम क्या होगा डेप्यूटी कलेक्टर बनने के बाद? मेरा अगला कदम यही होगा। लक्ष्य ये नहीं था कि डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, लक्ष्य अब शुरू होगा। ये तो केवल एक पड़ाव था, पहली सीढ़ी थी। मेरा अंतिम लक्ष्य यही है, जैसा मैंने बताया, समावेशी विकास सुनिश्चित हो, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ईमानदारी के मूल्यों पर मैं खरी उतर सकूं, व्यक्ति की समस्याओं को समझ सकूं, उनका समाधान कर सकूं
और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकूं, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, इस पर मेरा फोकस होगा। डेप्यूटी कलेक्टर से सेटिस्फाई हैं आप? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। मुझे बहुत संतुष्टि है। लोग कह रहे हैं कि अब एमपीपीएससी हो गया तो अब यूपीएससी की तैयारी कीजिए, लेकिन मुझे पापा ने हमेशा संतुष्ट रहना सिखाया है कि संतुष्टि मायने रखती है। पोस्ट कोई भी हो, आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है, बाकी भविष्य में देखते हैं क्या होता है। अभी मैं संतुष्ट हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। टाइम भी काफी हो गया, हो सकता है कि आधे से 1 घंटे के आसपास का पॉडकास्ट हो चुका होगा, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपने शेयर की हैं, बहुत ही काम की चीजें शेयर की हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपने जो चीजें फॉलो की है वो सारी आपने शेयर की। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच आपका। धन्यवाद।